हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूजीसी नेट जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मैं लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आप सभी के सामने आ चुका है। फाइनल आंसर की जो है आप सभी के सामने आ चुकी है। तो आज हम उन सारे ही प्रश्नों को शेयर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है इस बार पूछे गए हैं और फाइनल आंसर की के बाद क्या उत्तर रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। तो पहले जिस पेपर को मैं लेके आई हूँ वो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है कि फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं हिंदी के क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो प्रश्न है, एक रूप हिंदू तरुक दूजी दशा न कोई, मन की दुविधा मान कर भय एक सो दोय। तो ये जो कविता है ये किस कवि की है? तो ये कविता जो है बनारसी दास की है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गाने की पंक्तियां हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का स्तर है किस प्रकार बदला है। यहाँ पे क्या है कि अब आपने अंधेरे में कविता तो पढ़ी हुई है, लेकिन उसमें जो पागल आदमी है उसके द्वारा कौन कौन से गाने गाए जाते हैं, उस गाने की क्या पंक्तियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो प्रश्न जो है अब कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये है। दूसरा है, जनमन करुणा सीख माँ को हकाल दिया, दूसरा ये है। और तीसरा जो है, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया। तो ये तीनों बातें जो है उस पागल आदमी द्वारा जो है ये तीनों चीज़ें कही गई है। तो इसका ऑप्शन जो है एक हो जाएगा। तो ये उत्तर जो है सारे फाइनल आंसर की आने के बाद है। तो इसका उत्तर हमारा है एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। ये मिलान का प्रश्न है। यहाँ पे आपको सूची में मिलान करना है। तो यहाँ पे शीलो किस की पात्र है? तो शीलो जो है रतन के साथ, यहाँ पे जोड़ियाँ जो है पति या प्रेमी उसके साथ आपको जोड़ी मिलाने के लिए आया था। तो तारा असद, कनक पुरी, उषा राजेंद्र। तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर जो है वो 2 माना गया है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। ये भी मिलान से आया था। तो यहाँ पे है, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। अब ये किसके पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ पे प्रश्न जो है ये 75 है। थोड़ा प्रश्न और जो है इसमें आगे पीछे है। जो प्रश्न पत्र मुझे मिला है उसमें थोड़ा प्रश्न मुझे आगे पीछे मिला है, इसलिए थोड़ा मिलाने में देखना पड़ रहा है कि क्या जो है उत्तर है। चलिए ठीक है, उठ गया आज बापू हमारे झुक गया, उठ गए आज बापू हमारे झुक गया आज झंडा हमारा। तो इसका जो उत्तर है वो 3 माना गया है। यानी कि ये पंक्ति जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं से ली गई है। यानी कि अब जो आप ये पढ़ेंगे इकाई 10 उसमें आपको जो काव्य पंक्तियां दी गई है वो भी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, तभी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रश्न को क्या है कितना ज़्यादा डीपली जो है पूछा जा रहा है। अगला है, सोने की थारी में जेवना, परोसो राम जेवना, ना जेवे हमार बलमा। ये जो है मुर्दहिया में काव्य गीत है। अगला है, तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन को सरदार। ये पंक्ति किसके द्वारा है, कौन सी पुस्तक में है? तो संस्कृति के 4 अध्याय। अगला है, जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया। ये आवारा मसीहा की पंक्तियां हैं। तो कुछ इस प्रकार से काव्य पंक्तियां में जो गीत आए हैं वो पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार जो है लगाना है। तो इसमें है सबसे पहले इतिहास और आलोचना,
और उसके बाद कविता के नए प्रतिमान, फिर है दूसरी परंपरा की खोज। यहाँ पे जो है ऐसे आप लगा लीजिए कि सबसे पहले क्या है, इतिहास और आलोचना, फिर है कविता के नए प्रतिमान, और फिर है दूसरी परंपरा की खोज, और फिर है कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता, और सबसे लास्ट में है आलोचना और विचारधारा। ठीक है, अगला है, अब गैंग्रीन कहानी में से जो 2 कथन दिए गए हैं उनमें क्या है। तो रोज़ उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर था, तो ये कथन तो गलत है ही। अगला है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दे गाकर सुनाया, तो इसका जो उत्तर माना गया है वो क्या है। तो वो माना गया कि कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 जो है वो सही है, यानी कि 4 ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है उनका ये उत्तर सही है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो अब इसमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, एक मिनट प्रश्न देख लो। तो यहाँ पे इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है, नवजागरण का ज़माना सभ्यताओं की टकराहट ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की, तो ये कथन गलत है। तो आयोग के द्वारा जो माना गया है वो है ऑप्शन ए, सी और ई, ये जो है माना गया है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे है, नाटक में गीतों के प्रयोग के बारे में क्या है। तो इसका सत्य कथन है तो केवल बी, सी और डी। बी क्या है, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजरिन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। अब यहाँ पर जो आयोग के द्वारा माना गया वो है बी ऑप्शन, यानी कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। फिर महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। और आगे जो सही है वो है, स्कंद गुप्त में आह वेदना मिलाई गीत देवसेना गाती है, तो ये कथन तो सही है। चलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आयोग के द्वारा जो माना गया है। चलिए अब अगला है, यहाँ पे मिलान है। तो यहाँ पे मिलान में आ जाएगा, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है रश्मि रथी से ली गई है। अगला है, न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से। अब ये कथन किसका है, तो ये साकेत से लिया गया है। अगला है, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, तो ये सांध्य गीत है से लिया गया है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, तो ये जो है गीत फरोश से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्कंद गुप्त नाटक के स्त्री पात्र हैं, तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें देवकी जो है वो पात्र है, मालिनी पात्र है और रामा पात्र है। चंदा और जेता जो है नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी माना गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है। अब ये किस लेखक के द्वारा कहा गया है, तो इसका उत्तर है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सत्य कथन है, तो देखिए 48 क्वेश्चन में आप सभी के लिए जो 48वां क्वेश्चन है आपके सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिन्होंने भी ये आंसर लगाया है। तो इसका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों माना गया है। अब क्यों माना गया है, क्योंकि इसके जो ये पहले 4 ऑप्शन हैं ये दोनों ही सही है कि 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो जिन्होंने भी
1 या 2 नंबर लगाया है उन सभी को 2 नंबर इस क्वेश्चन पे मिलेंगे। इसका आयोग ने 1 और 2 दोनों आंसर मार्क किए हैं, ठीक है। तो आप सभी को इस प्रश्न पे दोनों लगेंगे, दोनों को मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने 1 मार्क किया हो चाहे आपने 2 मार्क किया हो, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो इसमें संगिनी जो है वो पतंजलि का उल्लेख करती है। अगला है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है, तो इसमें स्त्री पात्र कौन है? वो है बी यानी कि चंपिया, डी मखनी बुआ और सुनरी जो है ये इसके पात्र है, लेकिन सुहासी और ज्योतिया नहीं है। चलिए आगे प्रश्न है। फिर यहाँ पे ये शब्द थे, उसने कहा था। अब देखिए प्रश्न कितना डीपली, आप सभी ने उसने कहा था कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, उसने कहा था कहानी में कौन कौन से पंजाबी शब्द जो है आए हैं और उनका हिंदी में अर्थ क्या है? तो देखिए, कुड़माई क्या है? यानी कि मंगनी। घुमाव यानी कि ज़मीन की नाप। खोते, खोते का मतलब है गधा। तीमियों और तीमी इसका मतलब होता है स्त्रियों या स्त्री। तो अब आपको किस अनुसार जो है पेपर तैयार करना है ये भी देख लीजिए कि कहाँ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, मैं पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर उसके बाद कॉलरिज है, फिर उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड है, फिर टी.एस. इलियट है, फिर आई.ए. रिचर्ड्स है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेर, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भासही टेर। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने जब ये पढ़ा है तभी आप इसके उत्तर को दे सकते हैं, वो भी आपको ये चारों पता होना चाहिए कि कौन सी रचना में ये बात कही गई है। तो इसका उत्तर है मुर्दहिया, ऑप्शन 4 मुर्दहिया। चलिए अगला है, भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है 5, ऑप्शन जो है 5 वर्ष बाद जो है उसे पेंशन मिली थी। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। अब आप सभी ने आदिकाल तो पढ़ा है, पढ़ते हैं, लेकिन अपभ्रंश काव्य में किन किन कवियों का वर्णन किया है तो ये आपको जो है पढ़ना है। अब इस प्रकार से, तो इसका ऑप्शन है 4। तो इसमें आपको सबसे पहले सी यानी कि देवसन का उल्लेख मिलता है, फिर सोमप्रभ सूरी और फिर विद्याधर का। इन दोनों का नहीं मिलता, ये माना गया है इसके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अब यहाँ पे देखिए, भारत पत्र का तो आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, बहिष्कृत भारत पत्र, इसका उल्लेख देखिए कहीं से भी कुछ भी प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है यहाँ देख सकते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नांकित पात्र, तो यहाँ पे अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अब आप पात्र के पहले नाम देखें, फिर उसके बाद उनके उपन्यासों के नाम आप सोचें और उसके बाद जो है उन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष लगाइए। यानी प्रश्नों में देखिए कितना घुमावदार बना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो है सबसे पहले सरस्वती। अब सरस्वती कौन से उपन्यास की पात्र है? शेखर एक जीवनी की।
फिर भैरवी आएगा। भैरवी किसकी है? तो भैरवी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास की है, बाणभट्ट की आत्मकथा। उसके बाद बंती, फिर बेला, बेला राग दरबारी की है, और लीज़ा जो है अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से जो है आपको याद करना है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाइए। तो यहाँ भी आपको प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है क्रमानुसार यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आगरा बाज़ार आएगा, फिर उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, फिर बकरी, और फिर माधवी, और फिर महाबली आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? अब आप सभी ने ये तो पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है कि वापस लेने की जो स्वीकृति है वो कब दी गई थी? तो वो बारडोली में दी गई थी। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब जो आपने इनका अनुवाद हुआ है, यानी आपको जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हुआ है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, और उसके बाद उनका प्रकाशन वर्ष क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप इन प्रश्नों को दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न देख सकते हैं कितना डीपली पूछा जा रहा है। चलिए इसका ऑप्शन है सबसे पहले एकांतवासी योगी आएगा, फिर शांत पथिक, फिर कामदेव पर अपना बसंत ऋतु का सपना, फिर खड़िया का घेरा, और फिर विश्व प्रपंच। चलिए आगे प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाले निर्देशक हैं। अब किन्होंने जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का प्रदर्शन जो है किया है, आपको ये पता होगा तभी आप दे सकते हैं। यानी जयशंकर के प्रसाद के बारे में आप जब डिटेल से पढ़ेंगे तभी आपको ये उत्तर पता होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सत्यदेव दुबे और श्यामानंद। एक मिनट, इसका जो उत्तर है ये मैं गलत बता रही हूँ। इसका उत्तर है B.V. कारंत और शांता गांधी। बी उत्तर है इसका, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। तीसरी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? तो अब आपने हीराबाई के बारे में पढ़ा हुआ है, तीसरी कसम पढ़ा हुआ है, तो लेकिन अब यहाँ पे इनका संबंध किन दो कंपनियों से था? तो ये है मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? अब आपने कालिदास कविता तो पढ़ा, अब उसमें उल्लेख किन किन बातों का किया गया है? तो यहाँ पर यक्ष का उल्लेख मिलता है, इंदुमती और अज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर जो है सूची मिलान करनी है। तो यहाँ पे विद्यापति शिव प्रसाद सिंह, फिर है सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है बिहारी, फिर बिहारी बच्चन सिंह, फिर घनानंद इमरे बंघा। चलिए आगे है। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। तो गोदान में ये कथन किसका है? आप सभी ने गोदान उपन्यास तो पढ़ा है, लेकिन अब ये कथन किसका है वो पूछा गया है। तो इसका योग के द्वारा जो आंसर है वो है धनिया। तो ये कथन जो है धनिया के द्वारा कहा गया है।
आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो है मैंने प्रश्न पे टिक नहीं किए थे, वो साथ साथ मैं आपको उत्तर बता रही थी, लेकिन अब जो है मैंने उत्तर पे टिक कर लिए हैं। तो चलिए आगे प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में कौन सी बातें जो है उपयुक्त बातें कही गई है? अब आपने संस्कृति के अध्याय तो सबने पढ़ा है, इसका प्रकाशन वर्ष, लेखक और इसमें जो मुख्य तथ्य हैं, लेकिन अब क्या है, इसमें तिलक के बारे में कुछ बातें दी गई है। अब कौन कौन सी बातें दी गई है, यानी कि प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आपको संपूर्ण, जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, इसका उत्तर जो है ए पॉइंट सही है, फिर सी पॉइंट और फिर डी पॉइंट, ये इसके पॉइंट सही है। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर 1 है। यूजीसी के द्वारा जो माना गया है उन उत्तरों के बारे में बता रही हूँ। फाइनल आंसर की जो है जारी हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है तेज बहादुर सिंह ने। चलिए आगे प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद आए हैं। तो ये कथन सही है। अगला है, आपका बंटी के अनुसार बंटी का नाम अरूप बत्रा है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे उत्तर 1 हो जाएगा कि ये दोनों ही कथन जो है इसके सही हैं। चलिए आगे प्रश्न है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियाँ है। अब जायसी ने कौन कौन सी पंक्तियों के द्वारा नागमती की विरह का वर्णन किया है? तो इसमें देखिए, रकत आंसू गुगुची बन बोई, कि आंसू कैसे हो गए हैं, रक्त से गुगुची बन गई है। हृदय पैठी विरह कंटन नशा, कि हृदय जो है में कांटे जो है बैठ गए हैं। सहस सहस दुख एक एक सांसा, एक एक सांस में जो है दुख समा गया है। तो यहाँ पे सी, डी और ई जो है सही उत्तर है। 3 उत्तर इसका सही है। चलिए आगे है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। अब देखिए, जितने भी गीत आदि आए हैं सब में प्रश्न पूछा गया है। झूठा सच में पंजाबी कवियों और बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रस्तुत है, गलत है। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है, ये भी कथन गलत है। मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कथन सही है। अगला है, मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, सही है। अगला है, तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है, तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन 3 जो है इसका उत्तर है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन टी.एस. इलियट का है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, तो यहाँ पे सिलहली का मतलब क्या है? तो सिलहली का मतलब है फिसलने लायक। चलिए आगे प्रश्न है, मिलान का, तो कृपी जो है किस उपन्यास का है? तो ये एक और द्रोणाचार्य। किन्नी, आधे अधूरे, जमुना बहन, ये किसका है? महाभोज का। कल्याणी, चंद्रगुप्त का। तो किन्नी तो नहीं, बिन्नी थी इसकी पात्र, जहाँ तक है बिन्नी पात्र है, लेकिन चलिए यहाँ किन्नी यूज़ हुआ है। चलिए अगला है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें संस्मरण की पुस्तक है नंगा तलाई का गांव, फिर है लौट आओ धार, और फिर याद हो कि ना याद हो, ये तीनों जो है संस्मरण की पुस्तकें हैं। आगे है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अंग्रेज़ों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, ज़मीन का नया बंदोबस्त किया,
नए बंदोबस्त के कारण ज़मीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। तो ये कथन जो है इसमें माना गया है ऑप्शन 2 कि ए और आर क्या है, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेज़ों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं है। अगला है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। अब ये कथन जो है किसका है, तो ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, श्रद्धा का संवाद है। अगला है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। तो यहाँ इसका उत्तर है ऑप्शन 3 कि भाषा को जो है सब उन्नतियों का मूल माना है। निज भाषा उन्नति अहे, हम ये कह सकते हैं कि उन्नतियों का मूल जो है भारतेंदु जी का जो कथन है वही है कि निज भाषा उन्नति अहे। तो यहाँ पे इसलिए भाषा को जो है सब उन्नतियों का मूल माना गया है। चलिए अगला है, सत्य कथन है। तो यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनमें सत्य कथन कौन सा है, इसका ऑप्शन 4 BDE ये कथन सही है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सी सबसे पहले आएगा। जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, एक है। फिर उसके बाद इसमें जड़ता और जर्जरता नहीं, दूसरा ये है। तीसरा फिर है कि से ज़्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। फिर इसके बाद ज़रा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत से ही दूर से ही निहा कर जाता है। और पांचवा हमारा अंतिम ही वाक्य है। अगला है, शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है, यानी कि हम बात करें कि इकाई 10, तो इकाई 10 से बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। बीच बीच से प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो इसका शरत के जीवन से संबंधित जो बात कही है वो है BCD ऑप्शन 3 कि शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, तो नहीं। गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं था, ये कथन सही है। फिर है, शरत बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ, सही है। अपने भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई गई, सही है। शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था, तो ये कथन गलत है। चलिए आगे प्रश्न है। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है। अब प्रकरण तो आपने पढ़े हैं कि इसमें 41 है, लेकिन अब उनका क्रम भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है प्रामाणिकता, फिर है अदालत और फिर है प्रेत भय। तो इसका कुछ इस प्रकार से क्रम होगा। अगला है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरऊ का क्या अर्थ है। तो काला चरऊ का अर्थ है सुहाग चिन्ह। चलिए आगे है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। गिरधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, सत्य कथन है। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये गलत है। रामकृष्ण यानी कि राम और कृष्ण आएगा, चलिए द्वंद्व आ जाएगा। चलिए अगला जो है, यहाँ पे विवेकानंद के विषय में जो कथन है वो कौन से हैं। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना बने रहो, ये कथन है। फिर है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति नहीं है, दूसरा। और फिर इसके बाद ई बिंदु है कि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान के प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये कि तीनों कथन विवेकानंद के हैं। आगे प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है, ये कथन किसका है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो देखिए, मैंने अभी प्रीवियस ईयर के पेपर कराए थे रामचरितमानस की, तो उसमें ये प्रश्न जो है आपका रिपीट हुआ है, तो इसलिए कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर करने चाहिए। अगला है, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। तो इसका ऑप्शन 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले सी भारत सौभाग्य, फिर उसके बाद राज्यश्री, और फिर पहला राजा,
फिर चरणदास चोर और फिर बटोही आएगा। चलिए आगे है, यहाँ पे फिर मिलान आ गया है। भानुदत्त, रसमंजरी, रामचंद्र गुण, ये है नाट्य दर्पण। शारदा तनय, ये है भाव प्रकाशन। महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक। चलिए आगे प्रश्न है, मालवी का केंद्र है, तो मालवी का केंद्र क्या है? इंदौर है। फिर स्वनिम के संबंध में, अब स्वनिम के संबंध में कौन सा उपयुक्त है? तो इसका संबंध मौखिक भाषा से है। फिर जो है यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो ये तीनों इसके उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? तो वो है भक्ति आंदोलन पे रघुवीर सहाय ने जो है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ प्रश्न जो है ये रह गया था, तो यहाँ प्रश्न है, अकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं में विकृत रूप का प्रत्यय है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए। चलिए आगे है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, ये बात सही है। फिर है, संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। फिर उसके बाद ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा नहीं लिखी जाती, पंजाबी भी नहीं लिखी जाती। चलिए उसके बाद है, एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को नहीं, एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियाँ नहीं उत्पन्न होती है। अगला है, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है, तो वो है भारतीय लोकतंत्र की जो आलोचना करता है वो है बकरी और महाभोज। चलिए आगे यहाँ पे मिलान है, महाप्राण ध्वनि ख, घोष ध्वनि ज, पार्श्विक व्यंजन ल, लोड़ित व्यंजन र। चलिए अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले है इतिहास तिमिरनाशक, फिर उसके बाद दुर्लभ बंधु, फिर है चंद्रकांता संतति, फिर है आदर्श हिंदू और सबसे लास्ट में जो है वो पथिक आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा। चलिए आगे है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो ये नज्म है शहर आशोब की। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो इसमें से क्रिया विशेषण जो है अविकारी शब्द है। अगला है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो ये कथन जो है मोहसिन का है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित कविताओं को उनके रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है लगाना है। तो सबसे पहले जो है वो है परिवर्तन, फिर है कुकुरमुत्ता, फिर है असाध्य वीणा, फिर है अंधेरे में और सबसे लास्ट में जो है वह है मोचीराम। चलिए आगे है, निम्नलिखित में अर्ध संवृत्त स्वर है, तो वो है ए और ओ। फिर यहाँ पे आ जाता है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। तो ये प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। शिव कुमार सिंह, फिर है राम नारायण मिश्र और फिर है श्याम सुंदर दास। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? तो इसको जो है चेथड़िया पीर जो है वो बना दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का अनुक्रम क्या है? अब किस क्रम में मंच पे आ रहे हैं ये अनुक्रम भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले भारत आता है, फिर उसके बाद भारत दुर्देव आता है, फिर उसके बाद रोग और फिर आलस्य और फिर मदिरा आते हैं। फिर नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, तो कथन सही है। कॉलेज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधार पर है। दोनों ही कथन यहाँ सत्य है।
अगला प्रश्न है सरदार पूरन सिंह के निबंध है। तो सरदार पूरन सिंह के निबंध है नयनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता। चलिए आगे है आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं रहे हैं, तो वो है कमला प्रसाद। बाकी ये तीनों जो हैं आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को उनके पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद आर्य समाज, फिर आनंद मठ, फिर गीता विश्व धर्म सभा में विवेकानंद और फिर गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, चलिए अगला है राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतन ने विचार किया है। तो वो है राम मनोहर लोहिया ने। चलिए आगे है किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो वो है गौड़ देश के लोग। अगला है निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं। तो भारतेंदु के निबंध है वैष्णवता और भारतवर्ष, फिर है लेवी प्राण लेवी और फिर है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। चलिए आगे है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है। तो वो है रामविलास शर्मा, जिन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित पुस्तक नहीं लिखी है। यहाँ पे मिलान है आयु और ऋतुओं का संबंध उत्तर फाल्गुनी के आसपास। इसमें ऋतु का वर्णन है। माता मातृभूमि और जन्मभूमि का संबंध वो है उठ जाग मुसाफिर में। फिर है कल्याण का रूप, तो ये हमें शिव मूर्ति में दिखाई पड़ता है। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की जो चिंता है वो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि विषय वस्तु है। चलिए अगला मिलान है देश का धन, तो ये कौन है राधा मोहन गोकुल। गुलामगिरी तो ज्योतिबा फूले। स्त्री पुरुष तुलना इसकी बात की है बाल गंगाधर ताराबाई शिंदे ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली। तो वो मिली थी 35,000 रुपये में। अगला है कबीर साहित्य के अध्येता हैं। तो वो हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर और फिर है डेविड लॉरेंज। चलिए आगे है लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर्थ। तो यहाँ पे मैं का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे मैं का अर्थ है निराला। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। तो वो हैं कुलपति मिश्र, फिर है बेनी बंदीजन और फिर है ग्वाल कवि। चलिए आगे है देश की बात निबंध के लेखक कौन है। तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है इंस्पेक्टर मातादीन। चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उनका क्रम। अब चांद पे उसने क्या क्या काम किए थे। तो थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, फिर पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई, फिर उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस काम का विश्वास जगा और सबसे लास्ट में नकली चश्मदीद गवाह बनना सिखाया। फिर आगे है इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। ये कथन किसके बारे में है। तो ये मजदूरी और प्रेम में भेड़ चराने वाले के विषय में है। अगला है सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। तो इनमें से ये तीनों सूफी प्रेमाख्यान है, श्यामा सगाई जो है वो नहीं है। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस में ये संवाद किसका है। तो ये मोहिनी का संवाद है। चलिए आगे है विज्ञान और कविता, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है I.A. रिचर्ड्स। अगला है मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये किसकी कविता में है। ये नक्सलवाड़ी कविता में देखने को मिलता है। अगला है प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। तो वो छंद कौन सा है। तो वो है द्रुत विलंबित छंद।
आगे प्रश्न है, यहाँ पे कथन वाले प्रश्न जो है आपके शुरू हो जाते हैं, जो आपके गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश पर जो आधारित है, इसमें पहला है उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी, उसमें भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला। इसका ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकारों विचारकारों ने प्रोत्साहन प्रदान किया है, उनमें नहीं है, तो वो है नीत्शे। अगला है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारत में विकसित विचारधारा का अंग नहीं था, तो वो था सर्वधर्म समभाव। आगे है, उपरोक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, तो वो है मार्क्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था, तो वो नहीं था भारत की आत्मा को नवजीवन देने के लिए। अगला है, उपरोक्त उद्धरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाले अपराधी हैं, तो ऑप्शन 4 वे जो पुराने विश्वासों की चीख पुकार मचाते हैं। फिर है, उपरोक्त उद्धरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा, तो प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा। चलिए आगे है, यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाए, तो उपरोक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति जो है पहला काम क्या करेगा, या उसका पहला काम क्या होगा, तो पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। फिर आगे है, उपरोक्त उद्धरण के अनुसार विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा, तो वातावरण को तार्किक रूप से समझना। फिर आगे है, उपरोक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थ व्यक्ति को क्या करना होगा, तो सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना होगा। यहाँ पर हमारे सारे ही प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जितने कि यूजीसी नेट हिंदी के प्रथम शिफ्ट में जो है, पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे पहली पाली में, वो सारे प्रश्नों का संकलन था। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो उत्तर कुंजी ऑफिशियली आंसर की जा रही हुई है, उसके अनुसार था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।